फ्रेंड्स, मैं हूं सीक्रेट फिजिकिस्ट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैथमेटिकल हम एक्सप्रेशन देखते हैं गॉस लॉ का तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो ई डॉट डी एस है वो क्या बताता है, फ्लक्स को डिनोट करता है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स ये होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उसे कहा जाता है फ्लक्स। अब फ्लक्स ई डॉट डी एस है, जहाँ पर ई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताता है, और डी एस क्या होता है, एरिया वेक्टर। और यहाँ पर ये जो क्यू इन लिखा है इसका मतलब ये है कि जिस सरफेस के अंदर का भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है वो उसके अंदर जितना भी चार्ज होता है वो कहलाता है क्यू इन। ओके, उसे हमने डिनोट किया है क्यू इन से, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी। ओके, तो चलिए अब हम पहले इसे मैं एक्सप्लेन करने की एक और बार कोशिश करती हूँ थ्रू द डायग्राम। ओके, तो ये है हमारी एक क्लोज सरफेस। ये सरफेस जो है वो स्फेरिकल है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या ले लिया है, एक चार्ज ले लिया है। ठीक है, तो चार्ज ले लिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो गई तो यहाँ से क्या निकलेगी, फ्लक्स लाइन निकलना स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फ्लक्स। तो यहाँ पर से क्या होने लग जाएगा, फ्लक्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लक्स किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर से इस टाइप से कुछ फ्लक्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सरफेस है इसमें से कुछ इस तरीके से फ्लक्स लाइंस निकलना पास हो जाएगी। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर से, इस क्लोज सरफेस से जो टोटल निकलने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है कि इस टोटल इनक्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, जितना भी इनक्लोज चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस एक्सप्रेशन का मैथमेटिकल प्रूफ, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ। तो हमने यहाँ पर लिया है क्लोज सरफेस, जिसका ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म होता है, सर्कल यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ये 2D में बना है, पर ये जो क्लोज सरफेस है ये होता है स्फेरिकल फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जो स्फेयर है एक, और इस स्फेयर के अंदर हमने क्या लिया है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कभी भी प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो हमें उसको सॉल्व किस तरीके से करना होता है, हम सबसे फर्स्ट LHS लेकर के चलते हैं। देन अगर हम LHS लेकर के चले और अगर हमें RHS मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो थ्योरम है वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, LHS की साइट पर जाना पड़ेगा। LHS की साइट पर जाने के बाद जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, और उसके बाद मुझे एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको निकाल के बताती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे फर्स्ट यहाँ इस पूरे स्फेयर में, इस पूरे स्फेरिकल का सरफेस पे मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा एरिया ले रही हूँ। मैं एक छोटा सा एरिया लूँगी और उस छोटे से एरिया के अंदर मैं क्या लूँगी, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूँगी। तो मैंने लिया यहाँ पर छोटा सा सरफेस, और इस छोटे से सरफेस के अंदर मैं यहाँ पर कंसीडर कर रही हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकूँ। हमें करना क्या है, हम एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो मैंने लिया था इस पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था।
तो पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा आपस में रिपल करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है। आप सभी जानते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जो भी लाइन जाती है वो क्या कहलाती है, उसका एरिया वेक्टर कहलाती है। तो ये जो सरफेस है अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन डालूंगी तो वो किस तरीके से होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, और इसे कहेंगे हम एरिया वेक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे, एन कैप से, ठीक है। और ये जो हमने स्मॉल सा एरिया लिया है, इस एरिया का भी कुछ मैग्नीट्यूड है जिसे हमने डिनोट किया है डी एस से। तो चलिए हम अपने फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे फर्स्ट हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये जो यहाँ से जो प्लस क्यू चार्ज है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच की सबसे पहले डिस्टेंस मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, ठीक है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज की जो पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है। अगर आप लोगों ने हमारी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सप्रेशन हमने डायरेक्ट कैसे लिखा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है पॉइंट चार्ज के लिए वो क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर इंटू आर कैप, यूनिट कैप, ओके। मैंने इसको ये वाले R से डिनोट किया है, तो मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। मैंने ये वाला R लिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं एरिया वेक्टर, क्योंकि हमें एलएचएस साइड पर क्या चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और दूसरा क्या चाहिए, एरिया वेक्टर। तो अब मैं दूसरी चीज़ जो कैलकुलेट कर रही हूँ वो है मेरा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, एरिया वेक्टर है मेरा कितना, डी एस है, और इस डी एस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डी एस को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड फिर इसकी डायरेक्शन। तो हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी हमने कैलकुलेट कर ली और एरिया वेक्टर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैं एलएचएस की साइड डायरेक्ट लेकर के अपना प्रूफ करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या लिया, E डॉट डी एस। सबसे फर्स्ट मैंने क्या लिया, E डॉट डी एस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, और ये कितनी हो गई, R कैप डॉट। अब मैं एरिया वेक्टर लिख रही हूँ। एरिया वेक्टर कितना है, DSN, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सभी मैग्नीट्यूड की जितनी भी टर्म है उनको एक तरफ करके लिख रही हूँ, और जो वेक्टर वाली टर्म है उनको एक तरफ करके लिख रही हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर DS, ठीक है। और जो वेक्टर के टर्म में मेरे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, R डॉट N। अब यहाँ पर अब हमें जो सॉल्व करना है वो टर्म है R डॉट N। तो मैं R डॉट N को यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ये है R यूनिट कैप और ये है N। हमें पता है कि जो n है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगी तो कितना होगा, 1 होगा। और जो r है, जो r कैप है वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब मुझे देखना है कि r और n के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है। तो देखिए ये जो r वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो है e की डायरेक्शन। e की डायरेक्शन में क्या है, r है, ठीक है। तो ये हो गई e की डायरेक्शन, मतलब ये हो गई r की डायरेक्शन, और ये है n की डायरेक्शन। तो दोनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल दिखाई दे रही है मुझे। तो पैरेलल है तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री का। तो मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर r डॉट n को मैं किस तरीके से लिखती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ r, सॉरी ये वाला r नहीं लेके चल रही हूँ मैं, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप, और क्या हो जाएगा मेरे पास, cos थीटा। तो दोनों के बीच जब एंगल बन रहा है 0 डिग्री
तो मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, आर की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 1 है, एन की भी वैल्यू कितनी है 1 है, और ये कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो फाइनली जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, ये तो 1 है और cos 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो फाइनली जो मैंने r डॉट एन को सॉल्व किया तो मेरे पास इस पूरे जो एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी 1। ठीक है, तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बचेगा, वो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। ये जो टर्म है इसको मैं इंटीग्रेट करूंगी तो भी वही क्यों, यानी क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। चार्ज जो है अगर मैं इस सरफेस को बड़ा कर दूंगी तो भी चार्ज कितना रहेगा, q ही रहेगा। ठीक है, ये जो सरफेस है अगर मैं इसको पूरा की पूरा ds को अगर मैं बड़ा कर दूं, पूरा की पूरा स्फेयर बना दूं तो भी इसके अंदर चार्ज कितना रहेगा, q ही रहेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब मेरे पास बच क्या रहा है इंटीग्रल, मेरे पास इंटीग्रल बच रहा है ds। मुझे बड़ा किसको करना है, ds को बड़ा करना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी, ये मैंने क्या करा था, स्फेयर का छोटा सा पार्ट लिया था कट करके, अगर मैं इसको बड़ा करूंगी तो ये पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, स्फेयर के फॉर्म में बन जाएगा। तो अगर मैं सरफेस एरिया ले रही हूँ इसका तो वो किसका सरफेस एरिया हो जाएगा, स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। और स्फेयर का सरफेस एरिया मतलब क्या, जिसकी रेडियस क्या है, r है। तो 10th क्लास में आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ कि स्फेयर का सरफेस एरिया जो होता है अगर उसकी रेडियस r है तो वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का। स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं जब सॉल्व करूंगी आगे तो वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर मल्टीप्लाई में, यहाँ जो ds का इंटीग्रल करने के बाद मुझे मिला वो क्या मिला, सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का, जो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे टर्म्स दिखाई दे रही है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, 4 पाई यहाँ पर भी है, 4 पाई यहाँ पर भी है, ये r स्क्वायर यहाँ पर भी है, r स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो 4 पाई से 4 पाई को मैंने कैंसिल कर दिया और r स्क्वायर से भी r स्क्वायर को मैंने कैंसिल कर दिया। तो फाइनली मेरे पास जो टर्म बची वो क्या बची, यहाँ पर बचा मेरे पास q और अपॉन में क्या बचा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैं क्या लेकर के चली थी, मैंने लेकर के चली थी कि मुझे क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, मुझे कैलकुलेट करना है E डॉट ds। मुझे E डॉट ds कैलकुलेट करना है। E डॉट ds मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो मैं कैलकुलेट करी थी। तो वो मैं कितना लेकर के आ गई, मैं लेकर के आ गई q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट में लेकर के आ गई। और यही चीज़ मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आप देख सकते हैं हमारा जो गॉस थ्योरम है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि E डॉट ds किसी भी सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, उसके अंदर जो चार्ज होता है जितना भी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।